ये कहानी है लाली की। लाली 10 साल की है, लेकिन 10 साल में ही उसके ऊपर इतना बोझ आ पड़ा है कि क्या ही कहें। लाली के पिता नहीं है, माँ अक्सर बीमार रहती है, इसलिए लाली को ही घर का काम भी करना पड़ता है और कमाना भी पड़ता है। अम्मा, ये लो, दवा खा लो। तुम्हें जब तक मैं दवा नहीं दूं, तुम खाती नहीं हो। ये अच्छी बात नहीं है अम्मा। लाली, अच्छा तो ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूं। सिर्फ 10 साल की है तू, लेकिन देख तेरे कंधों पर कितना कुछ है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। माँ की बातों को सुनकर लाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को जोर से पकड़ लिया और रोते हुए बोली, माँ, तू कैसी बातें करती है? तेरे सिवा मेरा कौन है माँ? अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? लाली की बातों को सुनकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। लाली कचरा बीनने का काम करती है। हर सुबह वो सूरज निकलते ही कचरा बीनने निकल जाती है और फिर शाम को सूरज के डूबते डूबते घर आ जाती है। पूरा दिन वो जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन कमाई के नाम पर कभी 50 तो कभी 100 रुपए ही उसे मिलते हैं। 3 घंटे से मैं यहाँ से वहाँ, इधर से उधर कर रही हूँ, लेकिन आज कबाड़ का कोई सामान नहीं मिला। अगर ऐसा ही रहा तो लगता है कि आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। सर्दियों की शुरुआत हो गई थी और लाली का काम धंधा मंदा पड़ने लगा था, क्योंकि वो जिस शहर में रहती थी वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती थी। कई दिन तो सूरज भी नहीं निकलता था और कभी कभी तो लगातार बर्फबारी भी होती थी। सर्दियों का मौसम लाली को उदास कर देता था। उसकी उदासी का एक और कारण था, और वो कारण था पुल पर उसका घर। अम्मा, ठंड फिर से आ गई है। इस बार भी हमें औरों से अधिक ठंड लगेगी, क्योंकि हमारा ये प्लास्टिक का घर पुल के ऊपर है और नीचे नदी बहती है, जिससे ठंड का जोर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। लाली, इस बार तू एक नया स्वेटर ले लेना बेटी। तुम्हारा पुराना स्वेटर तो बिल्कुल ही फट गया है। स्वेटर? अब लाली अपनी माँ को क्या बताती कि रोटी का इंतजाम तो ठीक से होता नहीं, स्वेटर वो कहाँ से खरीदेगी। सर्दियों की एक अंधेरी रात की बात है। उसी सुनसान पुल के नीचे लाली और उसकी माँ फटी हुई चादर में दुबके हुए पड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उनका बदन कांप रहा था। 2 दिनों से इस ठंड के कारण उसकी कुछ भी कमाई नहीं हुई थी, इसलिए दोनों को जोरों की भूख लगी थी। उनका पेट अंदर से जल रहा था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। माँ, तुझे भूख लगी है ना? भूख? माँ उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में लाचारी झलकती है। वो अपने गले से पुरानी चादर निकालकर लाली को उड़ा देती है और उसे पानी का गिलास देते हुए कहती है, ये ले बेटी, एक गिलास मैं पी लेती हूँ। एक गिलास पानी तू पी ले और सो जा बेटी। तू भी भूख भूल जाएगी और मैं भी। लाली माँ की गोद में सिर रखती है, लेकिन भूख ना तो उसे सोने देती है और ना ही उसकी माँ को। रात को ठंड में तेज और कपकपाती हवा चलती है। लाली अपने छोटे छोटे हाथों को रगड़ती है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसू भी लगता है कि ठंड में जम गए हैं। वो बाहर नहीं निकलते। कल तो मैं कुछ भी करके खाना जरूर लाऊंगी। मैं ना सही, माँ को तो दूंगी खाने। सुबह का वक्त है। आज मौसम थोड़ा ठीक है। लाली की माँ भूख से तड़प रही है। उन्हें देखकर लाली को बहुत दया आती है। वो बाजार जाती है, जहाँ लोग गर्मा गर्म जलेबियाँ और पराठे खा रहे हैं। उसकी नजर एक समोसे की दुकान पर पड़ती है। दुकानदार आलू भर रहा है। लाली धीरे से उसके पास जाती है और उससे कहती है, साहब, कुछ खाने को दे दो। मेरी माँ 2 दिन से भूखी है। दुकानदार उसे घूर कर देखता है और उसे जोर से डांटते हुए कहता है, ए चल, सुबह सुबह भीख मांगने चली आई, वो भी माँ के नाम पर। चल झूठी, भाग यहाँ से। दुकानदार लाली को धक्का दे देता है। लाली गिर जाती है। लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। अरे इन्हें कुछ मत दो,
नहीं तो रोज रोज चले आएंगे। अरे और क्या, हाथ पैर सही सलामत है, कुछ काम धाम नहीं कर सकती, चली आई भीख मांगने। चल भाग यहाँ से, और फिर कभी इधर मत दिखना, समझे? चल यहाँ से निकल। लाली रोते हुए उठती है, आंसू पोंछती है और खाली हाथ वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक उसकी नजर कचरे के ढेर में पड़ी 2 रोटियों पर जाती है। उन रोटियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो भागती हुई उन रोटियों के पास जाती है, लेकिन तभी कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करती और भाग भाग यहाँ से भाग। वो कुत्तों को वहाँ से भगा देती है और रोटियां संभाले हुए घर पहुँचती है। माँ, ये लो, मुझे रोटी मिली। मैंने तो खा ली है, तू भी खा ले। उसी रात की बात है। लाली एक खाली मैदान में बैठी है। ठंड इतनी ज्यादा है कि उसका बदन अकड़ने लगा है। वो देखती है कि कुछ लोग आग जलाकर हाथ सेक रहे हैं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। भैया, थोड़ी देर आग ताप लूं? मजदूर उसकी हालत देखते हैं, उन्हें उस पर दया आती है, लेकिन तभी वहाँ एक बदमाश सा दिखने वाला आदमी आता है और लाली को डांटते हुए कहता है, अरे छोरी, चल भाग यहाँ से, ये हमारी आग है, तुझ जैसे भिखारियों के लिए नहीं है, क्या समझे? चल यहाँ से निकल। लाली डर कर पीछे हटती है। उसकी उंगलियां सुन पड़ने लगी हैं। वो धीरे धीरे सड़क किनारे बैठ जाती है और खुद को बाहों में लपेट लेती है। भगवान, ये ठंड कब जाएगी? अगली सुबह लाली काम की तलाश में एक बड़े घर के बाहर खड़ी है। घर की मालकिन बाहर आती है। मालकिन, मुझे कुछ काम दे दो, झाड़ू पोछा कर लूंगी। महिला उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और नाक सिकोड़ लेती है। अरे, तू वही है ना जो कबाड़ बीनती है? तेरे जैसे गंदे लोग काम नहीं, गंदगी फैलाते हैं। चल भाग यहाँ से। लाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर भी विनती करती है, बस 2 रोटी दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। महिला उसे झिड़ककर दरवाजा बंद कर देती है। लाली खाली हाथ लौट जाती है। पिछले 3 दिनों से ना तो उसे कोई कबाड़ मिला और ना ही कोई काम। लाली भूख से तड़प रही थी और उसकी माँ भी। वो एक दुकान के बाहर रखे ब्रेड के पैकेट को देखती है। धीरे से हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी दुकानदार उसे पकड़ लेता है। अरे अभी पुलिस को बुलाता हूँ, चोरनी कहीं की। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। अरे इन गरीबों को चोरी के सिवा कुछ आता ही नहीं। लाली घबरा कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट जाता है। उधर भूख और दवाई के बिना लाली की माँ की हालत बिगड़ती चली जाती है। रात के वक्त जब लाली अपनी माँ के पास लौटती है, माँ जमीन पर पड़ी कांप रही थी। लाली, बहुत ठंड है। लाली अपनी फटी हुई चादर अपनी माँ पर डाल देती है। अम्मा, अम्मा तो ठीक हो जाएगी ना? माँ धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह लाली मंदिर के बाहर बैठ जाती है। वो लोगों से भीख मांगने की कोशिश करती है। भैया, कुछ खाने को दे दो, 1-2 रुपए दे दो, जो मर्जी है दे दो, मेरी माँ बहुत भूखी है। एक आदमी उसे घूरता है और गुस्से में सिक्का फेंक कर चला जाता है। कुछ लड़के उसे देखकर हंसते हैं। भाई, ये भीख मांगना तो मस्त काम है, तुरंत पैसे मिल जाते हैं। सोचता हूँ मैं भी भीख मांगना शुरू कर दूं। लाली की आंखों में आंसू भर आते हैं। भीख मांगकर उसके पास 10 रुपए जमा हो गए थे। वो उन पैसों से ब्रेड खरीदती है और घर की ओर चलने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। लाली भीगती हुई माँ के पास लौटती है। उधर उसकी माँ ठंड से अकड़ गई थी। अम्मा, अम्मा, उठो ना, उठो ना। लेकिन उसकी माँ नहीं उठती है। लाली अपनी माँ को जोर जोर से हिलाती है, लेकिन वो नहीं उठती। लाली जोर से चीख पड़ती है। लाली आते जाते लोगों से मदद मांगती है।
कोई मेरी माँ को बचा लो, कोई मेरी माँ को बचा लो। लेकिन लोग अनदेखा कर देते हैं। लाली की माँ मर चुकी है। लाली अपनी माँ के मृत शरीर को पकड़कर रोती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं। लाली मन ही मन सोचती है, इस दुनिया में गरीब के लिए कोई जगह नहीं। शायद अब मुझे भी चले जाना चाहिए। लाली भी ठंड और भूख से दम तोड़ देती है। सर्दी का सितम पूरी तरह जारी था। पारा हर दिन गिरता ही जा रहा था। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने तो इतनी कनकनी बढ़ा दी थी कि लोग या तो घरों में दबके रहते या फिर आग के सामने बिताते। इस कड़ाके की सर्दी में एक जंग लगे कंटेनर में गुनी राम अपनी पत्नी सरला और 2 बेटियों दीपा और मीना के साथ चुपचाप बैठा बाहर की ओर देख रहा था। ओहो सरला, आज भी ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से ये लगातार बारिश हो रही है। लगता है आज भी काम की तलाश में नहीं जा पाऊंगा। लगता तो ऐसा ही है जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा। 2 दिनों से ना तो बच्चों ने कुछ खाया है और ना ही हमने। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी कंटेनर के ऊपर बने छेद से पानी की धार उनके ऊपर आने लगी। गुनी राम और सरला ने अपने बच्चों को बारिश के उस पानी से बचाने की कोशिश तो की, लेकिन ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है जी। देखिए तो दीपा और मीना भीग रही हैं। सरला, अरे प्लास्टिक है क्या तुम्हारे पास? बच्चों को वही उड़ा देता हूँ। प्लास्टिक थी तो जरूर, लेकिन वो अब बिल्कुल फट गई है, किसी काम की नहीं है। सभी लोग कंटेनर के ऊपर से गिर रहे बारिश के पानी के कारण बुरी तरह भीग गए थे और थर थर कांप रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ, बहुत ही ज्यादा। माँ, कुछ करो ना माँ, भूख भी लगी है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी कभी कभी आपको इतना असहाय कर देती है कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बस चुपचाप उन पलों को देखते रहते हैं और अपनी किस्मत पर आंसू बहाते रहते हैं। कुछ घंटों के बाद बारिश बंद तो हो गई, लेकिन उनके गीले कपड़े उस सर्दी में किसी नुकीले कांटे की तरह लग रहे थे, जो बार बार उनको चुभ रहे थे। हम सभी के कपड़े पूरी तरह गीले हो गए हैं। अगर हम ऐसे ही रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ माँ, मुझे सच में बहुत ठंड लग रही है। देखो ना, मेरे दांत भी बज रहे हैं। रुको, मैं कुछ लकड़ियों का इंतजाम करके आता हूँ। अगर वो जला लूं तो ठंड से जरूर राहत मिलेगी। पर आपको सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? इतनी बारिश तो हुई है और लकड़ियाँ खरीद कर भी नहीं ला सकते, क्योंकि जब रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो लकड़ी जलाने के लिए कहाँ से आएंगे? वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए वहां से गुजरी। सभी लोग उस जीप को घूर कर देखने लगे। कुछ देर बाद वो जीप मुड़ी और फिर से उनके कंटेनर घर की ओर आकर रुकी। उस जीप से एक इंस्पेक्टर अपने एक हवलदार के साथ उतरा और गुस्से में चीखते हुए गुनीराम से पूछा, कौन हो तुम लोग? हाँ, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मैं गुनीराम हूँ। गुनीराम? कौन गुनीराम? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा करोड़पति है। साहब, मैं गुनीराम हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ साहब। तो यहाँ क्या कर रहे हो इस कंटेनर में? साहब, ये मेरा घर है साहब। घर? तुम्हारा घर? इस कंटेनर में? अबे पी रखी है क्या तूने? सच सच बता, क्या कर रहा है इस कंटेनर में? साहब, मैं सच कह रहा हूं साहब, ये कंटेनर ही मेरा घर है। मैं और मेरा परिवार यहीं रहते हैं। गुनीराम की बात को सुनकर इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। गुनीराम ने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि इंस्पेक्टर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मारा और फिर अपने हवलदार से डंडा लेकर उसकी पिटाई करते हुए बोला,
झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, मुझसे झूठ बोलता है, इंस्पेक्टर प्रभाकर से झूठ बोलता है। मैं सब जानता हूं तुम लोगों के बारे में। आसपास के इलाके में इन दिनों जो भी चोरियां हो रही है वो तुम ही लोग करते हो और फिर नाटक करते हो सीधा बनने का। मैं सब जानता हूं और अपने इस काम में अपनी पूरी फैमिली को भी शामिल कर लेते हो। सारी कहानी जानता हूं तुम लोगों की। इंस्पेक्टर अपनी बात कहे जा रहा था और गुनीराम को मारे जा रहा था। गुनीराम दर्द से कराते हुए एक ही बात कह रहा था कि साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब। मैं सच में एक दिहाड़ी मजदूर हूँ। किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता हूँ और वो पेट भी 2 दिनों से बिल्कुल खाली है साहब। तभी गुनीराम की पत्नी और दोनों बेटियां इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गईं और रोते हुए कहा, साहब मेरे बाबा सच कह रहे हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। साहब हम लोग चोर नहीं हैं, मेरे पति चोर नहीं है साहब। चुप कर, नहीं तो तुझे भी मारूंगा एक डंडा। हवलदार, इन सभी को उठाकर जीप में डालो और ले चलो थाने। वहीं पर इनकी खातिरदारी होगी, तभी सच बाहर आएगा। चलो ले चलो इनको। जब भूख और बेबसी के बीच इंसान फंसता है तो उसकी इज्जत सबसे पहले चोट खाती है और कभी कभी उसका अस्तित्व भी। गुनीराम को उसके परिवार सहित थाने ले जाया जाता है। गुनीराम के हाथ बंधे हुए हैं और इंस्पेक्टर प्रभाकर उसे जोर से डांटते हुए कहता है, अब बता सच, इन दिनों जो इस इलाके में चोरियां हो रही है वो तो ही कर रहा है ना? कबूल कर, वरना याद रख हमारा ये डंडा बोलता नहीं, सिर्फ टूटता है। साहब आप मेरी जान भी ले लोगे तो मैं यही कहूंगा साहब कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत गरीब आदमी हूं साहब, 2 वक्त की रोटी ठीक से जुटा नहीं पाता, इसलिए मजबूरी में उस कंटेनर में रहना पड़ता है। मैं कोई चोरी नहीं करता साहब। बार बार गुनीराम के मना करने से इंस्पेक्टर प्रभाकर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुनीराम को किसी जानवर की तरह मारता रहता है। गुनीराम दर्द से चीखते हुए गिर जाता है, लेकिन कोई दया नहीं दिखाता। हालांकि हवलदार को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने अफसर को कुछ कह नहीं पा रहा था। अरे भैया, मैं साहब को क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा दिल ऐसा क्यों कह रहा है कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। इंसाफ का तराजू कभी कभी बेगुनाहों को रोनते हुए इंसानियत भूल जाता है और ऐसे ही बेकसूर लोग कई बार सबसे ज्यादा सहते हैं। मार खाते खाते गुनीराम बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर प्रभाकर बाहर निकल आया। बाहर ये एक कोने में मीना, सरला और दीपा बैठी हुई थी। उसे देख दोनों बेटियां उसे आवाज लगाती हैं, साहब। लेकिन वो बिना उन लोगों की ओर देखे अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। ऑफिस में बैठे हुए वो पानी पी रहा था और एक बार फिर से गुनीराम की धुलाई का सोच रहा था। तभी छोटी सी मीना और दीपा उसके पास आए और एक बार फिर से उसके पैरों में गिर पड़े। दोनों की आंखों में आंसू और मासूमियत दोनों है। साहब, आप मेरे बाबा को क्यों मार रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग चोर नहीं है साहब, बस गरीब है। और दुख की बात ये है कि इस दुनिया में आप गरीब हैं, मतलब सबसे बड़े गुनहगार हैं। साहब, 2 दिन से हम सभी भूखे हैं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से बारिश। बाबा कहीं भी काम के लिए नहीं जा पा रहे। साहब, वो कंटेनर ही हमारा घर है। हम तो तब से वहां रहे हैं जब 2 साल पहले मकान मालिक ने किराया नहीं मिलने के कारण हम सभी को अपने घर से निकाल फेंका था। मीना और दीपा इंस्पेक्टर को अपनी पूरी कहानी बता रहे थे। साहब, कई दिनों तक हम ऐसे ही सड़कों पर रहे। फिर एक दिन ये कंटेनर हमें दिखा। उस दिन जोरों की बारिश भी हो रही थी, तो बाबा हम सभी को इस कंटेनर में ले आए। साहब, हम लोग निर्दोष हैं, भूखे रह लेंगे लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगे। भगवान के लिए मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। अगर आपकी पिटाई से उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मीना की आंखों से बहते आंसू प्रभाकर के दिल को झकझोर देते हैं। कुछ पल तक वो कुछ नहीं कह पाता।
अचानक मीना बेहोश होकर गिर जाती है। पास खड़ा हवलदार उसे उठाता है तो देखता है कि उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहब, इसे तो तेज बुखार है साहब। बच्ची सच कह रही होगी। इतनी छोटी उम्र में कौन इतना बड़ा झूठ बोलेगा। कभी कभी सत्य को जानने के लिए हमारे भीतर का इंसान ही काफी होता है, लेकिन हमारी आंखें बंद रहती है साहब, और ये बंद आंखें कभी कभी जिंदगी बर्बाद भी कर देती है। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर प्रभाकर चुपचाप गहरी सांस लेता है। उसकी नजरों में पश्चाताप का साया झलकता है। वो तुरंत डॉक्टर को फोन कर वहीं थाने बुला लेता है और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर प्रभाकर अपनी कुर्सी से उठकर बाहर निकलता है और गुनीराम के पास जाता है। गुनीराम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। तुम बेगुनाह हो। इंसान की सबसे बड़ी जीत अपनी गलती को मानकर दूसरों का भरोसा जीतने में होती है। प्रभाकर ना सिर्फ उसे रिहा करता है बल्कि उसकी बेटी का पूरा इलाज भी करवाता है। सभी को थाने में ही भरपेट खाना भी दिया जाता है। यही नहीं, वो गुनीराम के हाथ में 3,000 रुपए भी देता है। गुनीराम और सरला अपनी बेटियों के साथ थाने से निकलते हैं। साहब, आपने हमारे लिए इंसाफ किया साहब। हमारा परिवार आपको हमेशा दुआ देगा। प्रभाकर की आंखों में शर्मिंदगी झलकती है। इंसाफ देना मेरा काम है, लेकिन सच मानो, मुझे तुम्हारी बच्ची ने इंसानियत का असली मतलब समझाया। अब कोई और गुनीराम सड़कों पर न भटके, इसके लिए भी कदम उठाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन थानेदार ने खुद स्थानीय प्रशासन से बात कर गुनीराम और उसके परिवार को एक अस्थायी घर दिलवाया। कभी कभी हमें अपनी आंखें खोलकर देखना होता है कि हर गरीब, हर बेघर इंसान चोर नहीं होता। उनकी बेकसूर जिंदगी पर लगे दाग को मिटाना ही असली इंसाफ है। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।